नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नए विषय पे बात करते हैं कि मोदी से भी बेहतर, मोदी से भी अच्छा पीएम भारत को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको भी दिमाग में विचलित करता होगा, सोच में डालता होगा, मुझे भी डालता है, सभी भारतवासियों को ये सोच में डालता होगा ये प्रश्न कि हमारे भारत को मोदी जी से भी अच्छा प्रधानमंत्री कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे बात करने के पहले, इस विषय पर बात करने के पहले हम पहले ये तो समझ लें कि क्या मोदी जी अच्छे पीएम रहे हैं भारत के लिए पिछले 10 वर्षों में। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या अच्छे पीएम साबित हुए हैं भारतवर्ष के लिए। तो पहले इस विषय पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इनसे भी अच्छा पीएम कैसे मिलेगा, कैसा होगा, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, उस बात पर बाद में आते हैं। तो मोदी जी क्या अच्छे प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं भारत के लिए, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो धारा थी वो हटा दी, जिसकी वजह से भारत के लोग वहाँ जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। और वहाँ पे सरकार जो बनी हुई थी, जो लोकल गवर्नमेंट चलाती थी सरकारें, उनको सबको नेस्तो नाबूद कर दिया, हटा दिया, और केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल काबिज कर लिया जम्मू कश्मीर में। तो मोदी जी ने ऐसी धारा हटा दी जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये लगता है कि मोदी जी बहुत ही सफल प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वहाँ जो धारा जम्मू कश्मीर में थी वो जो है पिछले 75 सालों में नहीं हटी थी, और वो हटा दी मोदी जी ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब से धारा हटा दी मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से, ठीक है, धारा कृपया देख लीजिएगा दोस्तों गूगल करके, वो धारा मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, 361 है या कुछ धारा 364 है कुछ है, तो वो देखिएगा आप गूगल पे। तो दोस्तों, बात सीधे मुद्दे पे आते हैं कि वो धारा हटाने के बाद में आपने और हमने और कितने भारत के लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के नहीं है, उन्होंने कितने लोगों ने जमीन खरीद ली दोस्तों वहां पे जाके, और कितने हम लोगों ने जाके वहां पे होटल्स बना लिए, अपने घर बना लिए रहने के लिए, आवास बना लिए। तो कृपया आप इस बात पे गौर करिएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत की 1% आबादी ने भी जाके वहां पे जमीनें खरीद ली होगी, आवास बना लिए होंगे, होटल्स बना लिए होंगे, बिजनेस शुरू कर लिए होंगे जम्मू कश्मीर में जाके पलट पलट के। हाँ दोस्तों, तो ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा, एक कहीं भी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो धारा जो हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, उसमें क्या आपको फायदा कुछ हुआ, या देश को कुछ फायदा हुआ, या देश के लोगों ने कोई फायदा किया इस धारा के हटने से, बताइए आप। तो ऐसा तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है मुझे। तो वो जो धारा हटा दी गई जम्मू कश्मीर में, तो वो तो नील बटा सन्नाटा, यानी कि जीरो रिटर्न है। उस धारा को हटाने के बाद में कोई रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिला भारत के लोगों को, क्योंकि भारत के लोगों ने कुछ नहीं रिटर्न लिया वहां पे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों कि कोई भी धाराएं अगर हट जाए किसी भी जगह से, तो हम जो जाके है, या लोग जाके या कंपनी जाके सीधा इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो अब आप बोलेंगे वो धाराएं हटाने से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कम हो गया। तो टेररिज्म अगर कम हुआ होता तो दोस्तों, तो बड़ी बड़ी होटल्स की कंपनियां हैं, आप और हम और आम लोग तो छोड़िए, वो जो बड़ी बड़ी होटल्स की कंपनियां हैं, इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स हैं, वो तो जाके कम से कम निवेश करते जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद के। वहां तो 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल बनाते कम से कम, ठीक है। एक भी बड़ा ऐसा कोई भी होटल ग्रुप नहीं है दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में जाके, वो जो धारा हटी है जम्मू कश्मीर से, उसको हटाने के बाद में कोई बड़े होटल समूह ने वहां जाके इन्वेस्टमेंट किया हो या होटल्स खोले हो, ठीक है दोस्तों। तो बात ये है दोस्तों कि वो धारा हट गई, उससे कुछ मतलब जीरो इफेक्ट, कोई भी कुछ नहीं फर्क पड़ा है भारतवर्ष में। न कोई वहां इन्वेस्टमेंट करने गया, न बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ है, न कुछ भी हुआ है, कोई तरक्की हुई नहीं जम्मू कश्मीर की। तो वो आपके बिल्कुल दिल के बेकार की बात है कि जम्मू कश्मीर से धारा हटा दी मोदी जी ने, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म जो है वो तो आपने खुद ही देखा था 2019 में ही, और पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में इतने बड़े बहुत सारे इंसर्जेंसी अटैक्स होते रहते हैं वहाँ। तो अब तो ऐसा वहाँ पे ऐसी हालत है वहाँ पर कि जो मीडिया जो है वो भी खबर नहीं लेके आ सकती, क्योंकि वहाँ पे पत्रकारों को जाने के पहले ही होम मिनिस्ट्री से जो परमिशन लेनी पड़ती है, और बाहर के पत्रकारों को भी वहाँ जाने के लिए तो बहुत बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, वीजा पासपोर्ट के लिए भी। तो कुल मिला के ये है कि अब तो जम्मू कश्मीर ऐसा क्षेत्र बन गया पूरे विश्व में, ठीक है, कि जहां पर क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, ठीक है। जैसे चीन में नहीं होता कि चीन में आप क्या घटना घटित हो रही है चीन के अंदर, पूरे विश्व को नहीं मालूम पड़ता, तो वही हालत हो गई जम्मू कश्मीर की, ठीक है दोस्तों। तो वो तो ना तो कोई इसमें कमर्शियल जो है फायदा हुआ लोगों को, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी, ना कोई टेररिज्म का कम हुआ है, ठीक है।
जो बड़े विस्फोट है पुलवामा जैसे, वो तो देखिए बचते हैं नहीं, वो तो विश्व के पटल में आ ही जाते हैं। लेकिन इसके अलावा रोज सुबह शाम की बहुत सारी गतिविधियां वहां पे कंप्लीट चले जा रही है पाकिस्तान की ओर से, खबर मिलती है दोस्तों हमें भी, ठीक है। जिसे आज का मीडिया जो है प्रचार और प्रसार भी नहीं कर रहा है, और वैसे भी मीडिया का बैन है वहां पे जम्मू कश्मीर के हालात को बताने के लिए। तो जो जम्मू कश्मीर की जो धारा लगी हटी, उससे आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि उस विषय को लेकर आप प्रधानमंत्री मोदी को बोलेंगे कि वो बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो मोदी है, उन्होंने आपके लिए राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर भी दोस्तों अगर बनना होता तो इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी और भी सरकारें थी, ठीक है। वो बहुत लंबा जो है करीब 20 साल ये मसला चला है, जिसकी जो फाइनल हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में वो तभी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा जो लीगल चीज है दोस्तों, उसी पे बात करना चाहिए। न तो ये कोई पार्लियामेंट के द्वारा बनी है, बनाया गया है राम मंदिर, और न मोदी सरकार की वजह से बना है। ये कंप्लीटली जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही वहां राम मंदिर का जो कार्य पूर्ण रूप से हो सका है। और तो और बल्कि राम मंदिर ही नहीं, वहां पे जो है जो मुसलमान धर्म मानने वाले जो लोग हैं, उनको भी जो है आवंटन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई उन्हें भी जो है अपना धर्म के लिए जो जगह आवंटित की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिला के बात ये दोस्तों कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास करने के बाद ही बना राम मंदिर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है, इससे जो है हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फैसला किया है, और दोनों के साथ न्याय ही किया है, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों तरफ के लोगों को सेटिस्फाई किया है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बराबर रूप से उतनी तरजीह हिंदुओं को भी दी है और उतनी ही तरजीह मुसलमानों को भी दी है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी वहां पे लैंड जो है आवंटित करने के लिए ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात ये हो गई कि राम मंदिर क्या मोदी जी ने बनवाया? तो बिल्कुल भी नहीं। कानूनन जो बात है वही करनी चाहिए आपको। बेकार और फालतू की बातें सोच के कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, बिल्कुल गलत तरीका आपका। मोदी जी बिल्कुल नहीं बनवा सकते अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बहुत सारे और भी फैसले किए हैं जो मोदी सरकार के जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिए। अब बताइए आप, मोदी सरकार इसमें क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको वापस से रिवाइव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में जाकर? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आपको धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए, भारत के संविधान का और भारत के कानून का आपको धन्यवाद करना चाहिए, जिस वजह से ये मसला हल हुआ राम मंदिर का, और राम मंदिर बना। और मुसलमान जो भाई हैं उनके लिए भी जो है एक इज्जत उनको दी गई, और उनको भी एक जो है एक उनके साथ में जस्टिस की गई। तो दूसरे पॉइंट ये, क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर ये दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा जो मोदी जी को पसंद करते हैं जो लोग, वो अच्छी बातें करें, लेकिन वो ये दो पॉइंट जरूर कहते हैं कि एक जम्मू कश्मीर से धारा हटा दी और दूसरा राम मंदिर बना दिया। तो ये दोनों बातें मैंने खुल के आपके सामने विवेचना करके समझा दी कि ये दोनों ही आपके पॉइंट्स में दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों पॉइंट्स पे आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी जो है उन्होंने वो सक्सेसफुल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि ये आपकी दोनों ही मान्यताएं जो है कहीं भी खड़ी नहीं होती है। लीगली कहिए, ठीक है, या रैशनली कहिए, या बिजनेस पॉइंट के हिसाब से कहिए, कमर्शियली कहिए, जिस मर्जी हिसाब से आप नाप लीजिए दोनों पॉइंट्स को। अब फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी जी ने विश्व में डंका बजा दिया। ठीक है दोस्तों, तो मोदी जी ने विश्व का डंका बजा दिया, तो इस आधार पे तो सबसे पहला तो विश्व का डंका ये होता है कि भारत का जो पासपोर्ट इंडेक्स है, भारत का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में है, उसको ऊपर दर्जे में आना चाहिए था दोस्तों। तो आपको पता होगा जो वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत जैसे जो पोजीशन में था उससे भी कभी नीचे किसी साल आ जाता है, किसी वर्ष जो है उसी लेवल पे आता है। तो कुल मिला के जो है ये कभी 2-4 पॉइंट ऊपर चढ़ता है, कभी 2-4 पॉइंट नीचे चढ़ जाता है, लेकिन विश्व में आज भी भारत का जो पासपोर्ट है वो बहुत बहुत पीछे है दोस्तों। तो विश्व में अगर डंका बजता तो भारत का पासपोर्ट तो टॉप 10 में आ जाता दोस्तों। तो वो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो बात जो है कोई पैरामीटर को पकड़ के करनी पड़ेगी ना। इसी तरह आप बोल देंगे विश्व में डंका बज रहा है, तो मतलब विश्व में आसमान में खड़ा होकर कोई व्यक्ति अगर ढोल नगाड़ा और डंका बजा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। डंका बज रहा है इसका अर्थ यही होता है ना कि इंटरनेशनल जो है मार्केट में या विश्व में जो है हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, ठीक है, हमारी महत्ता बढ़ी है भारत की। तो भारत की महत्ता बढ़ी है तो वो किस किस पैमाने में आप आंकेंगे? तो पहला पैमाना होगा पासपोर्ट की, उसका वर्ल्ड इंडेक्स में क्या रैंकिंग आ रही है, तो वो बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी क्लियर कट कह दिया है कि आज तक भारत की सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है भारतवर्ष में। आज के डेट में भारत में आप ये समझ देखिए कि
कम से कम 83 करोड़ लोग जो है उनके पास कोई काम धंधा कुछ भी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। 83 जो है आपका 1000 करोड़ पीपल, 83,000 करोड़ लोग, ठीक है। अब ये जो 83,000 करोड़ लोग हैं, इनमें एम्प्लॉयबल कितने हैं, कितने को नौकरी चाहिए, कितने 83,000 करोड़ में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काम करने लायक है, वो एक अलग विवेचना का विषय है। लेकिन कुल जो आबादी 140 करोड़ की, ठीक है, इसमें 140 करोड़ में आपका जो है आपकी 83 जो आपका परसेंटाइल है, उसमें जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट है 83,000 करोड़ लोगों का। तो दोस्तों बात ये है कि आप ये देख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। एक बात, दूसरी बात हो गई कि आपकी वर्ल्ड मॉनिटरी इंडेक्स, विश्व का जो जो पैसे को आंकने का, जो रुपये को विश्व में, जो आपके जो देश की जो मनी है, ठीक है, उसको आंकने का जो इंडेक्स है, उसके अंदर आप देख लीजिए भारत का रुपया जो है दिन प्रतिदिन इतना इस स्तर पे गिरे जा रहा है, कंपेयर टू डॉलर, पाउंड्स, स्टेलिंग पाउंड और डॉलर के मुकाबले विश्व की जितने भी मनी है, ठीक है, जितनी भी करेंसीज है विश्व की, उनके कंपैरिजन में इतना गिरे जा रहा है कि अब तो रुपया जो है मतलब अब जमीन के अंदर घुसने की कगार में है। अगर 100 भी पार हो गया तो समझ लीजिए कि 100 का अगर वैल्यू आ गया रुपए का, तो समझ लीजिए जमीन पे गिर गया, और 101 चला गया, मतलब 1 फुट अंदर घुस गया जमीन की, समझ गए आप। तो आज की डेट में 85 86, ठीक है, इस लेवल पे जो रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले, और पाउंड से तो बहुत ज्यादा गिरा है, और विश्व में बहुत सारी करेंसी उनसे भी बहुत ज्यादा गिरा है। तो विश्व में आपका वर्ल्ड मॉनिटरी जो इंडेक्स है, उसमें तो आपका रुपया विश्व में जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है। तो नंबर 3rd पॉइंट मैंने बोल दिया कि विश्व में डंका कहाँ बज रहा है, बताइए आप। पासपोर्ट इंडेक्स में नहीं बज रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट में नहीं बज रहा है, हाँ, आपका मॉनिटरी जो इंडेक्स है उसमें नहीं है। और विश्व का एक और पॉइंट लेके आते हैं आपके सामने में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, तो विश्व में कि आपकी मीडिया कितनी खुली है, कितने यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है यहाँ पे मीडिया का, ठीक है। तो मीडिया के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया का स्तर इतना जबरदस्त तरीके से गिरा है 2014 के बाद में, कि जिसकी ज्यादा डिस्कशन करके कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। आप उठा के देख लीजिए पूरे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रेट चार्ट उठा के गूगल पर, बहुत ज्यादा जो है प्रेस फ्रीडम गिरा हुआ है भारत का 2014 के बाद से। तो बताइए आप, इस इंडेक्स पे भी, विश्व के जो इंडेक्स पे आप देखिए कहां पे डंका बज रहा है, बताइए आप। भारत ने, आप बताइए कि विश्व में ये इंडेक्स की तो सारे जो मैं पॉइंट्स बता दिए, 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर में आपको समझना पड़ता है कि विश्व में आपका कहां डंका बज रहा है। मैं सिंपल सी ऐसी बात कर लेता हूं कि आपके आस पड़ोस के छोटे मोटे देश है, पहले आप इनकी बात करिए, आप विश्व की बात छोड़ दीजिए। आपके आस पड़ोस में जो देश है, पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ठीक है दोस्तों, मालदीव्स, ये आसपास के जितने भी जो आपके देश हैं, ऊपर में आपके चाइना चले जाइए, ठीक है। अफगानिस्तान तो खैर मतलब उसकी बात भी करने में कोई फायदा नहीं है, कि वहां तो वैसे ही इस तरह की तालिबानी सरकार हो गई है, जिसे मुझे तो नहीं लगता कि आप पसंद भी करते होंगे, ठीक है। तो आपके आसपास में बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो तो सब आपको आंख दिखाए हुए हैं। बांग्लादेश जो है वो अपनी राह पे चल रहा है, वो बहुत ज्यादा उसने लोन्स ले रहा है वो चाइना से। यही हाल भूटान का है कि भूटान जो है बहुत ज्यादा चाइना के तरफ में आप देख रहे हैं कि झुका हुआ दिखता है। ये इंटरनल बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपका जो भूटान है वो अगर इतना ज्यादा फीस बढ़ा देता है, अगर भूटान आप घूमने जाते हैं तो भूटान एंट्री के लिए इतनी ज्यादा फीस है आज की डेट में इंडियन ट्रेवलर्स के लिए, कि भारत के लोग भूटान जाना ही मुश्किल है। इसी तरह आप बर्मा, म्यांमार का ले लीजिए, वहां पे तो जो है चीन ने मिलिट्री कू करवा दिया, मिलिट्री से जो है वहां की सरकार चल रही है। चीन जो है कंट्रोल करता है वहां की मिलिट्री, और मिलिट्री सरकार वहां चला रही है, बर्मा में, म्यांमार में, जिसको कहते हैं। आपका पड़ोस का देश है, बताइए, पड़ोस का देश, रूस का पड़ोस का देश जो है वो यूक्रेन है। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि हम जो है नेटो का मेंबर बनेंगे, मात्र इतना, सिर्फ वो नेटो का मेंबर बनने का इच्छुक था, बना भी नहीं था। रूस के ठीक चिपका हुआ देश है वो, तो रूस ने उसकी ईंट की ईंट बजा डाली दोस्तों। आज की डेट में आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्यों बजा दी रूस ने उसकी ईंट से ईंट? क्योंकि रूस को पता है कि अगर वो नेटो का मेंबर बनने का उसके दिल में भी अगर ख्वाब आया है, तो उससे जो है रूस के ऊपर में एक डर का वातावरण बन जाएगा नेटो का। क्योंकि नेटो जो है आपका अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों का अलायंस है, तो वो अमेरिका और यूरोप जो है वो हावी हो जाएगा रूस के ऊपर में। तो इसलिए जो है रूस ने धावा बोल दिया आज की डेट में, आप देखिए यूक्रेन के ऊपर में, और आज तक आप देख रहे हैं कि बम गोले लगा रखे हैं उसने, ठीक है।
अब पास में आपका बर्मा जो है उसको तो कू करवा दिया, वहां पे वहां की सेना का विद्रोह करवा के और सेना से कंट्रोल करवा दिया म्यांमार बर्मा को चीन ने। तो क्या ये सीट बजा दी बताइए भारतवर्ष ने? भारतवर्ष का तो एकदम चिपका हुआ देश है। अगर वो आज चीन के कंट्रोल में चला गया है पूरा का पूरा इनडायरेक्टली बर्मा, तो क्या भारत के लिए ये खतरे का विषय नहीं है कि चीन तो वैसे ही आपके अरुणाचल और यहाँ पे ले लद्दाख के ऊपर में कितने कितने किलोमीटर अंदर घुस चुका है। पहले की खबर पहले से ही आ रही है, और एक आपका पड़ोसी मुल्क है उसको पूरा टोटल कब्जा लिया चीन ने आज की डेट में। आप बता दीजिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए। तो आपके एकदम पड़ोस में, मतलब आपके नाक के पास में है, कोई पिस्तौल लेके बैठा हुआ है चीन जैसा देश, ठीक है। तो मैं आस पड़ोस के देशों की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप जो बोलते हैं कि इंटरनेशनल विश्व में डंका बज गया, तो सबसे पहले आस पड़ोस की तो हम बात कर लें, विश्व की तो बाद की बात करेंगे, विश्व की तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले आपने आस पड़ोस को तो इस हिसाब से करेंगे कि जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। नीचे आइए आप। श्रीलंका किस तरीके से चीन से मिला, पूरी कंप्लीटली जो है चीन के लोन के अंतर्गत चला गया। फिर श्रीलंका ने कहा भारत की सेनाओं को हटाने के लिए, फिर चीन ने श्रीलंका के बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, और आज भी जो है चीन के अंतर्गत पूरा का पूरा श्रीलंका है दोस्तों। भले वो ऊपरी तौर से कहता हो कि भाई चीन ने उसे तबाह कर दिया, तो लेकिन आपका जो इतना ज्यादा पड़ोस में श्रीलंका आपके ज्यादा करीब है या चीन के ज्यादा करीब है बताइए आप। तो चीन उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस कर रहा है और भारत जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, बताइए ये क्या फॉरेन पॉलिसी है भारतवर्ष की, बता दीजिए आप। कुछ इन्फ्लुएंस कर सका भारत? जब मर्जी आया श्रीलंका जो है उसने दोस्ती बढ़ा दी चीन के साथ में, जब मर्जी हुआ तो चीन ने उसको लोन देके तबाह कर दिया, फिर वो अपने तबाह ही के बाद में बाहर निकला श्रीलंका। भारत क्या कर सका बताइए? क्या फॉरेन पॉलिसी हुई भारतवर्ष की? तो दोस्तों बात यह है कि विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। आपके आस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं वो तो कोई नहीं आपकी बातों में ना आपकी बात मान रहे हैं। आप बीच में इतने बड़े देश बन के बैठे हुए हैं, बताइए। और पाकिस्तान की तो बात करके कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तो जो अलग ही तरह का देश है, यहाँ तो न किसी जनता की चलती है न सरकार की चलती है। वहां तो पाकिस्तान में तो जो मिलिट्री है उन्हीं की चलती है, और मिलिट्री जिस कभी अमेरिका के अधीनस्थ हो जाता है, कभी रूस के हो जाता है, आजकल चीन के हुआ पड़ा है दोस्तों। और कभी कभी चीन और अमेरिका दोनों से पैसे खा के चलता है, तो उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है। तो विश्व में जो डंका बज रहा है, आप सोचते हैं मोदी जी ने बजा डाला डंका विश्व में भारत का, तो कहां बजा है बताइए? आपके तो आस पड़ोस के देश ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो न इस पॉइंट पे खड़े उतर रहे मोदी जी। तो मैंने तो आपके सामने सारे पॉइंट्स रखे हैं दोस्तों, ठीक है। आप किस पॉइंट पे बताएंगे कि मोदी जी आपके सक्सेसफुल प्रधानमंत्री हुए? अभी मैंने जो भी बात बोला है आपको, वो सारी की सारी तार्किक रूप से आपको बोला है दोस्तों। बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लाइन से गिनते जाइए। 2014 के बाद में कितने सारे जो मोदी जी जिन्हें मामा बोलते थे, भतीजा बोलते थे, मेहुल चाचा बोलते थे, मेहुल मामा बोलते थे, मेहुल भाई बोलते थे, हाँ। और आपके जो नीरव मोदी था, फिर आपके बीजेपी का जो राज्यसभा एमपी है विजय मल्ल्या, राज्यसभा एमपी किसका? बीजेपी पार्टी का, ठीक है। ये सब जितने भी भगोड़े भागे लाखों करोड़ों रुपए लूट के भारतवर्ष की, ये सब कैसे भाग गए आपको पता है? आप क्या गारंटी लिख के दे सकते हैं कि किसने भगाया या किसने नहीं भगाया? आपको पता है? बताइए आप। तो सबसे पहले तो इनको भगाया गया भारतवर्ष से, फिर नोटबंदी कर दी गई यहाँ पर, हाँ। राफेल जो विमान 65 विमान आने वाले थे, जिस पैसे में, उतने पैसे में 20 विमान आए। आप बताइए, जितने पैसे में 65 यूनिट कोई चीज आ सकती है वो 20 यूनिट आती है, तो बाकी जो 45 यूनिट जो है पेमेंट तो आप 65 का ही कर रहे हो, और चीजें आपके देश में आती है 20 राफेल के विमान आए थे, तो बाकी 45 का जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसका क्या हुआ ये बताइए? आप किसके जेब में गया वो? ये ओवर बिलिंग नहीं हुई? तो इसका भी केस चला सुप्रीम कोर्ट में, तो बोला गया कि राफेल में जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का कुछ ऐसा लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बता सकती है भारत की सरकार, क्योंकि वो कोई भारत की सिक्योरिटी में खलल हो जाएगी इसकी वजह से। ये सब दोस्तों, ये सब बेकार फालतू की बातें होती है, झूठ छिपाने के लिए जो है अंधेरा करने की बात होती है दोस्तों, समझे। इसके जो विश्व में राफेल जो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बिके हैं, जिस रेट में और भी देशों को बिके हैं राफेल विमान, उनमें बहुत अच्छी से टेक्नोलॉजी जो है लगा के लिया है। सऊदी अरब ने भी लिया है, कतर ने भी लिया है राफेल विमान दोस्तों। और सारी टेक्नोलॉजी से लगने के बाद में जो रेट होता है उसी विमान के हिसाब से 65 विमानों का जो परचेज भारत ने भी किया था मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने में। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं कि हम 20 यूनिट ही ले रहे हैं, पेमेंट आप 65 यूनिट का दे रहे हैं, बाकी जो 45 यूनिट का पैसा जो है वो आप बोल रहे हैं ज्यादा इसलिए दिया कि बहुत टेक्नोलॉजी में बढ़ा हो। आपने सऊदी अरब से और कतर से भी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी ले ली क्या राफेल से? भाई राफेल में जो टेक्नोलॉजी आ सकती है उसी को तो लोड करके देगा ना राफेल कंपनी, कि आपके लिए एक विमान में पूरा विश्व भर के दे देगा आपको, बताइए। ये सब बिल्कुल बेकार बेफिजूल की झूठी बातें हैं दोस्तों। ये सिर्फ
जो है इसके अंदर में सिर्फ राफेल स्कैम के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको समझ में नहीं आता है कि किस तरह, सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि भाई उसे उसे नहीं ज्ञान है ये सब आपके वेपन्स वगैरह का, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल जो वेपन्स के जानकार है उनकी कमेटी, उनको पैसे देके, उनकी कंसल्टेंसी लेके उनकी कमेटी गठित क्यों नहीं कर देती है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट क्या जो विश्व के जानकार हैं, या भारत में भी बहुत सारे वेपन्स के जानकार हैं, एक बड़ी कमेटी बना के और उनको जो है मसला सौंप देती और उनसे कंसल्टेंसी लेती? सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ झाड़ दिया कि हमें तो पता नहीं है भाई, और सरकार ने झूठ बोल दिया कि इस भारत के सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए क्या टेक्नोलॉजी से वो विमान मिले हम नहीं बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फट से मान लिया कि ठीक है नहीं बताएंगे। कितना बड़ा लॉस हुआ है भारतवर्ष को, बताइए आप। उसके बाद में आप आ जाइए, नोटबंदी हुई, उसका आज तक केस सुप्रीम कोर्ट में चला है, जो सरकार जो है न प्रूव कर सकी है कि उसमें क्या फायदा हुआ। जितने काला धन था, अगर उसको काला धन बोला जाता तो वो तो बैंक में पूरा का पूरा जमा हो गया है, बताइए। उसके बाद में आप नोटबंदी सक्सेसफुल, क्या नोटबंदी ने कितनी बर्बादी की भारतवर्ष की। उसके बाद में आप जीएसटी लेके आ जाइए, इतना बढ़ा के टैक्स लगा दिया गया जीएसटी के द्वारा, ठीक है। जीएसटी का अर्थ होता है वन 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 कंट्री वन टैक्स, यानी कि एक ही टैक्स लगाइए आप जितने भी तरह की चीजें। ये 70 प्रकार का जीएसटी लगा दिया है, आज तक लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है, जो खुद ट्रेडिंग करते हैं, कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर में कौन सी जीएसटी इंप्लीमेंट होगी आज तक। आप जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनको अगर बैठा दीजिए तो उनको भी नहीं पता कि किस कौन से प्रोडक्ट के ऊपर में कौन सी वाली जीएसटी इंप्लीमेंट होगी। और दूसरा, जीएसटी के नाम पे जो स्टेट जीएसटी होती थी, वो सब केंद्र की सरकार खा के बैठी हुई है और वो पैसे रिलीज नहीं करती है स्टेट्स को, जहां भी बीजेपी की सरकारें नहीं है। बताइए, तो उन स्टेट्स की प्रगति कैसे होगी? तो जीएसटी का मसला बता रहा हूँ, 15-15 लाख आ गए सबके खाते में, आपके मेरे सबके आ गए दोस्तों, और सबने ताली और थाली सब बजाई ली कोरोना के टाइम में। आप भारत के अंदर का कोई भी जो मसला उठा के देख लीजिए, 1 किलोमीटर सड़क यहाँ पे जो है, करीब मैंने जो सुना 800 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे की बनाई है नितिन गडकरी जी ने। हाँ, 650 करोड़ में तो जो इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो चंद्रमा में उपग्रह भेज दिया 650 करोड़ में मिसाइल लॉन्च करके, बताइए आप। और भारतवर्ष में 1 किलोमीटर सड़क जो है वो उस इसरो का जो कार्यक्रम इसरो ने जो किया है उससे भी महंगी पड़ती है। भारत की 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क वो 800 करोड़ की पड़ती है, और इसरो का प्रोजेक्ट ही 650 करोड़ में हो जाता है। कितनी बड़ी घपलेबाजी, आप बताइए दोस्तों। और नेशनल हाईवे पे आप जाइए, कैसे टैक्स जो देना पड़ते हैं, और नेशनल हाईवे पे जाने के पहले तो आपको पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा ना, उसकी क्या रेट हो रखी है। 55 से $60 प्रति बैरल का तेल जो है आयात हो रहा है आज की डेट में, जिसको रिफाइन करने के बाद में वो 55-60 रुपए का पड़ता है प्रति लीटर। इस पे जो है 40-45% 55% जो है टैक्स आ जाता है। इस तरह से आपको पेट्रोल डीजल दी जा रही है। एलपीजी घरेलू जो गैस है ये 250 रुपए की पड़ता है एक सिलेंडर घरेलू गैस, वो आपको दिया जा रहा है 900, 1000, 1100 रुपए में, बताइए। तो महंगाई हो चाहे जो पॉलिसीज हो भारत में मोदी सरकार की, हर जगह तो विफल दिखाई दे रहे हैं मोदी जी। तो दोस्तों आप बताइए कि कैसे सक्सेसफुल हुए मोदी जी। और बाकी आप देखते होंगे जो जाति पाति का मसला हिंदू खतरे में, आप 85%, 90% हिंदू, क्या 10% आदमी से डर जाए? 90% पे भारी पड़ेगा 10%, या 10% इतनी स्पीड से पॉपुलेशन अपनी बढ़ा लेंगे कि 90% पे हावी हो जाएंगे। 10% आज से ही 100% के हिसाब से भी ग्रोथ करेंगे तो भी तो 10 साल लगेंगे ना उनको हिंदुओं के ऊपर में आक्रमण करने के लिए दोस्तों। तो किस आधार पे आप सोचते हैं कि हिंदू खतरे में? बताइए, 100 लोगों में 90 लोग खतरे में होंगे 10 लोगों से। दोस्तों मुझे लगता है कि हर तरीके से मोदी सरकार विफल रही है, फेल हुई है। और मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स हैं आज यही तक रहने देते हैं, और दूसरे अलग वीडियो में बात करेंगे कि फिर मोदी से भी अच्छा पीएम जो है कैसा होगा। यानी कि मोदी जो पीएम के तौर पे तो बिल्कुल ही खराब रहे हैं देश के लिए, तो मोदी से तो कोई भी अच्छा पीएम हो सकता है दोस्तों भारत में। मेरे ख्याल से मोदी से तो अच्छा पीएम जो आप ये देख लीजिए कि जो गली में जो घूमता हुआ पूछ हिलाते हुए कोई जानवर होगा, अगर उसे भी बैठा दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि देश का नुकसान तो नहीं होगा, कम से कम फायदा ना हो तो। हालांकि फायदा तो देश को अच्छी नीतियां करवाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो मिलकर भारत हो या किसी भी देश को फायदा करवाती है, लेकिन गली में जो घूमने वाले जो होते हैं पूछ हिलाते हुए और जो भौं भौं की आवाज करते हैं, अगर ऐसे काले भौं भौं को भी आप बैठा देंगे ना तो भी हो सकता है कि देश कम से कम जिस जगह गिरा हुआ है वहां
तो वहां तक गिरेगा तो नहीं, कम से कम आपको सड़कें तो 1 किलोमीटर की नहीं मिलेगी 850 करोड़ में बनी हुई। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ विवरण था। अब नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा प्रधानमंत्री अच्छा होता है एक देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए, और कैसे मिलेगा भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज साथ में बने रहिएगा। और आज ये यहाँ तक विराम लेते हैं। आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।